मुंह खोले का खुला रह गया। पूरा बदन दहशत से कांप रहा था। मेंटल असाइलम का विशालकाय ढांचा अब आग की लपटों में घिरकर धू धू कर जल रहा था। जोया ने कांपती आवाज में पूछा, ये ये क्या हुआ? इतना बड़ा विस्फोट किसने किया होगा? बूढ़ी औरत ने खुद को संभालते हुए कहा, भगवान ने हमें बचा लिया। 1 सेकंड की देरी होती तो हम भी आज इस राख की ढेर में समा जाते। अलविना की आंखों से आंसू बह निकले। तभी दूसरी औरत अलविना को संभालते हुए बोली, शायद भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं होना देना चाहते थे, तभी तो ऐसा होने से पहले ही हम इस खतरे से बाहर निकल गए। अब यहाँ रुकना खतरनाक है, पूरा शहर यहाँ आ जाएगा। चलो, हमें जाना होगा। अलविना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कपकपाती हुई आवाज में कहती है, लेकिन किसने किया होगा ये सब? आखिर किसने मारा होगा इतने सारे बेगुनाहों को? किसने करवाया होगा ये ब्लास्ट? अलविना उन दोनों से बोली, दुनिया की नज़र में हम भी इस मेंटल असाइलम में चलकर मर चुके हैं। चलो यहाँ से, हमारी नई जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते अलविना उस मेंटल असाइलम की तरफ देखती है जो आग की लपटों में झुलस रहा था। सब कुछ पूरे तरीके से खत्म हो गया था। पूरा आकाश आग से जैसे लाल हो गया था। हवाएं गर्म हो गई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद जोया ने अलविना से कहा, हम लोग यहाँ से भाग तो गए हैं, लेकिन हमारे पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। अब हम जाएंगे कहाँ? वो औरत भी टेंस्ड भरी आवाज में बोली, तुम सही कह रही हो, इतनी बड़ी दुनिया में आखिर हम जाएंगे कहाँ? अलविना उन दोनों से बोली, तुम दोनों चिंता मत करो, मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना है। आज के बाद तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए अपने रहने की चिंता मत करो। आज के बाद तुम दोनों मेरे साथ रहोगी। अलविना ये कहते ही फिर से बोली, मुझे एक फ़ोन कॉल करना है, अगर कहीं से कोई फ़ोन मिल जाता तो। जोया हाँ में अपना सिर हिलाती है। एक तिरछी मुस्कान के साथ फिर बोलती है, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। तीनों अब रोड के किनारे चल रही थी। आसपास कुछ लोग थे। जोया ने चालाकी से एक आदमी के पास जाकर जानबूझकर उससे टकरा गई। जोया झूठी मासूमियत से बोली, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। वो आदमी चढ़कर चला गया। अलविना और बूढ़ी औरत हैरान थी। तभी जोया ने हाथ में एक स्मार्टफोन लहराकर दिखाया। बूढ़ी औरत घबराते हुए बोली, अरे तुमने उसका फोन चुरा लिया, ये तो गलत बात है। जोया गुस्से से बोली, जरूरत थी ना, फोन करके वापस दे दूंगी। मैं इस बात को मानती हूँ कि चोरी गलत है, पर मजबूरी थी। अलविना मुस्कुराते हुए बोली, पागल लड़की, पागल कहेंगी, कोई ऐसे भी करता है क्या? उसके बाद वो फ़ोन अपने हाथ में लेती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर उस फ़ोन में डायल करती है। अलविना ने एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसकी आवाज़ भर्रा गई। अलविना ने कड़कड़ाती हुई आवाज़ में कहा, मैं अलविना बोल रही हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ मिलिए मुझसे। उसने एक सीक्रेट लोकेशन और टाइम बताया। फ़ोन काटकर उसने जोया को फ़ोन लौटाते हुए कहा, जाओ ये फ़ोन उस आदमी को वापस दे आओ। जोया वो फ़ोन लेती है और उस आदमी की तरफ दौड़ पड़ी। वो आदमी काफ़ी आगे निकल गया था, लेकिन जोया फुल स्पीड के साथ उसके पीछे दौड़ते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, रुकिए सर। वो आदमी पलटकर जोया की तरफ देखता है और उसे देखकर एक बार फिर से उसके चेहरे पर इरिटेटेड एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। जोया उस आदमी को फ़ोन देते हुए बोली, ये आपका फ़ोन गिर गया था, वापस लौटाने आई हूँ। उस फ़ोन को देखकर वो आदमी चौंक जाता है और फटाफट अपनी पॉकेट चेक करता है और चौंकते हुए बोला, अरे हद है, ये मेरी पॉकेट से कब गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद वो आदमी फ़ोन लेते हुए थोड़ी नरम आवाज़ में ऐसे बोलता है, थैंक यू सो मच। जोया मुस्कुराकर अपना सर हिला देती है और वापस अलविना के पास लौट आती है। फिर वो औरत अलविना से बोली, तुमने किसे फ़ोन किया था? कौन लेने आ रहा है हमें? अलविना ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मेरा वो अपना जो सच में मेरा है, जो मुझसे बिना शर्त प्यार करता है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई बुझा हुआ दीपक फिर से जल उठा हो। अलविना ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, लेकिन इससे मिलने से पहले मुझे अपने घर से कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है, चीज़ें जो मेरे और मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ही देर में अलविना अपने फ्लैट में पहुंचती है। फ्लैट पर लॉक लगा हुआ था और बाहर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े हुए थे। उन सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर अलविना समझ जाती है और फुसफुसाती है, चौरी ने मेरे घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स छोड़ रखे हैं। ये घर ही बचा था मेरे पास, ये भी अब उसने नहीं छोड़ा। शौर्य का नाम याद करते ही अलविना की नसों में खून खौलने लगता है। उसे नफरत हो चुकी थी अब उस इंसान से जिसे कभी बेइंतहा प्यार किया था उसने। अलविना उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों यहाँ रुको, मैं घर के पीछे की तरफ से घर के अंदर जाती हूँ और इतना ज़रूरी सामान उठाकर लेकर आती हूँ। जोया ने उसका सपोर्ट करते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा। अलविना मना करते हुए बोली, तुम आंटी के साथ रुको, मेरी चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगी, तुम बस यहीं मेरा इंतजार करो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। अलविना सांप की तरह चुपके से पिछले दरवाजे की ओर सरकी। हर कदम पर उसका दिल धड़क रहा था। एक भी आवाज़ और सब खत्म। अलविना सीधी अपनी कमरे में जाती है। वहाँ से वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक तो चीज़ उठाती है। उसके बाद वो सीधी उसी रास्ते में जिस रास्ते से वो अंदर आई थी वहाँ से बाहर निकल जाती है। थैंकफुली किसी ने उसे नहीं देखा और वो अपना सामान लेकर बाहर भी आ गई। जोया और आंटी अलविना का इंतजार कर रही थी। आंटी थोड़ी टेंशन में जोया से बोली, अभी तक आई नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि हमें जाकर देखना चाहिए? अगर वो किसी प्रॉब्लम में हुई तो? जोया ने आंटी से कहा, उसने कहा है कि वो संभालेगी।
अगर हमारे वहाँ जाने से वो किसी प्रॉब्लम में पड़ गई तो हमें उस पर थोड़ा भरोसा रखना ही होगा, वो आ जाएगी। तभी अलविना वहाँ पर पहुँच जाती है। अलविना को देखकर दोनों को बड़ी शांति मिलती है। जोया अलविना के पास जाकर बोली, थैंक गॉड तुम आ गई, हमें तो लगा पता नहीं कहाँ रह गई, कहीं कुछ हो ना गया हो तुम्हारे साथ। अलविना हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं ठीक हूँ, अब चलो यहाँ से निकलते हैं, वो हमें लेने आ रहे हैं, उनके आने का वक्त हो रहा है, हमें लोकेशन पर पहुंचना होगा। उसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। इधर ओबरॉय मेंशन में शादी की रस्में चल रही थी। शौर्य मंडप पर बैठा था, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो एकदम जीरो एक्सप्रेशंस लिए बैठा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं, सिर्फ उसका शरीर यहाँ है, उसका दिमाग पता नहीं कहाँ है। पंडित जी सामने मंत्र पढ़ रहे थे, अभय मेहमानों को अटेंड कर रहा था। सभी लोग शौर्य की शादी में शामिल होने आए थे। तभी मृणालिनी हाथ में नैना का हाथ थामे मंडप पर आई। नैना चमक रही थी, उसके जड़ाऊ लहंगे से लेकर हीरे के गहने तक हर चीज ने उसे परियों की कहानियों की राजकुमारी बना दिया था। कैमरों की फ्लैश लाइट्स उस पर टूट पड़ी, वो काफी खूबसूरत लग रही थी। लगभग हर किसी का ध्यान नैना पर था, सिवाय शौर्य के। शौर्य ने नैना की तरफ एक बार भी नहीं देखा, वो तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। नैना मन ही मन बोली, आज मेरा सपना पूरा हो रहा है, मैं मिसेस शौर्य सिंह ओबरॉय बनने जा रही हूँ। वो शौर्य के बगल में बैठ गई, लेकिन शौर्य ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। नैना बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड थी, आज उसका सपना जो पूरा होने जा रहा था। लेकिन वो जो खुशी और एक्साइटमेंट नैना के चेहरे पर दिख रही थी, उसका 1% भी शौर्य के चेहरे पर नहीं था। उसे तो जैसे होश ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी पंडित जी ने बुलंद आवाज में अनाउंसमेंट की, अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हों। नैना खड़ी हो गई, मुस्कुराते हुए, पर शौर्य बैठा रहा। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फुसफुसाने लगे, अरे ये क्या हो रहा है, शौर्य अपनी जगह से खड़ा क्यों नहीं हो रहा। मृणालिनी ने नकली मुस्कान दिखाते हुए शौर्य के कंधे पर हाथ रखा और बोली, उठो शौर्य, फेरे शुरू होने वाले हैं। शौर्य चौंकते हुए खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ पता ही ना हो। दोनों के फेरे होने लगते हैं। शौर्य को अपने कदम पहले कभी इतने भारी नहीं लग रहे थे जितने आज लग रहे थे। उसके कदम लोहे के भारी जूतों जैसे लग रहे थे। हर कदम में एक इनविजिबल बर्डन था। बड़ी मुश्किल से शौर्य एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। उसके मन में हजारों दुविधाएं, हजारों बेचैनियां थी, लेकिन एक चीज थी जो इन सब पर भारी थी, वो थी उसकी नफरत, उसका ईगो। तभी अभय तेजी से मंडप में घुसा। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, मानो जैसे कोई बहुत बुरी खबर को जानता हो। उसने शौर्य के कान में कुछ फुसफुसाया, जिसे सुनते ही शौर्य की आंखों में एक झटके से जान आई। उसकी सांसें तेज हो गई। इधर नैना ने चिढ़ते हुए कहा, क्या हुआ, फेरे रुक क्यों गए। पर शौर्य ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, मानो जैसे कि उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। उसका जिस्म धर धर कांपने लगा, मानो जैसे बहुत बड़ी अनहोनी घट गई हो। आखिर अभय ने ऐसी कौन सी बात बता दी जिससे शौर्य का ये हाल हो गया। शौर्य के सामने कौन सी सच्चाई आने वाली थी। क्या शौर्य अब भी शादी को आगे बढ़ाएगा। मेंटल असाइलम में किसने करवाया ये विस्फोट, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। अलविना, जोया और बूढ़ी औरत पहाड़ी की चढ़ाई पर खड़ी थी। हवा ठंडी थी और पैरों के नीचे पत्थर खिसक रहे थे। जोया थक कर बोली, अलविना यार, हम कहाँ जा रहे हैं, तुम तो बताती भी नहीं, ये पहाड़ी पर तुम्हारा कौन सा रिश्ता रहता है। अलविना बोली, बस कुछ दूर और फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बूढ़ी औरत थक कर एक पत्थर पर बैठ गई और बोली, मैं और नहीं चल सकती बेटा। जोया भी उसके साथ बैठ गई। अलविना ने उन्हें उठाया और कहा, मंजिल के इतने करीब आके अपनी हार मत मानो, बस 5 मिनट और, हमें जल्दी पहुंचना है, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। जोया फिर एक्साइटमेंट में बोली, पर ये वो कौन है, बता तो सही। अलविना ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, बस यूं समझ लो कि उस पर मुझे पूरा भरोसा है। चलो, वहां पहुंचकर सब अपने आप समझ आ जाएगा। वो तीनों मन मारकर एक बार फिर से चलने लगती हैं। इधर ओबरॉय मेंशन में हड़कंप मचा हुआ था। अभय ने शौर्य के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मेंटल असाइलम में जोरदार ब्लास्ट हुआ है, पूरी इमारत जलकर राख हो गई। अलविना वही थी क्या। शौर्य का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई और वो घबराते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। शौर्य के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो रहा है। यहाँ तक कि नैना भी समझ नहीं पा रही थी। शौर्य गिरने ही वाला होता है कि अभय उसे पकड़ लेता है। शौर्य, संभालो अपने आप को। नैना इस बार चौंक जाती है और शौर्य से रूडली बोलती है, शौर्य क्या हुआ, इज एवरीथिंग ऑल राइट। मृणालिनी ने भी मौके का फायदा उठाते हुए पूछा, क्या हुआ शौर्य, अचानक फेरे क्यों रोक दिए, सब ठीक तो है ना। अभय कुछ भी जवाब दे पाता इससे पहले ही शौर्य मंडप से उतरकर दरवाजे की तरफ भाग जाता है। वो मंडप से भागा मानो उसके पीछे आग लगी हो। शौर्य के अचानक मंडप छोड़कर भाग जाने से सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। सारे मेहमान आपस में बातें करने लगे थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि शौर्य सिंह ओबरॉय अपने फेरों पर से क्यों भाग गया। ऐसी कौन सी आफत आ गई जो उसे अपनी शादी को इस तरह बीच में छोड़कर भागना पड़ा। खैर, न्यूज वालों को तो अच्छा खासा मसाला मिल गया था। मेहमानों में भी हड़कंप मच गया था और उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी थी। क्या हुआ, दूल्हा भाग गया, क्यों, शादी टूट गई क्या।
शौर्य तो भाग गया और उसके पीछे पीछे अभय भी चला गया, लेकिन नैना शॉक्ड होकर वहीं पर खड़ी रही। उसके सामने शौर्य से शादी करने का सपना टूट रहा था, जिसे देखकर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। नैना स्टंट खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और मुंह से दो शब्द निकले, मेरी शादी, मेरा सपना टूट गया। ये अचानक क्या हुआ? शौर्य मंडप से भाग क्यों गया? नैना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मृणालिनी नैना को लेकर कमरे में चली जाती है। नैना बिस्तर पर बैठकर रोने लगती है। मृणालिनी इरिटेट होकर नैना से बोली, बस बंद करो ये रोना धोना। क्या जब से बच्चों की तरह रोई जा रही हो? अब तुम मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही हो। इस बार नैना गुस्से में बोली, मेरी शादी बीच में ही रह गई। मेरा दूल्हा मंडप से भाग गया। मैं क्या रो भी नहीं सकती? आज शादी वाले दिन भी मुझसे इम्पोर्टेंट कौन सा काम आ गया उसे, जो ऐसे बीच मंडप से भागना पड़ा शौर्य को? मृणालिनी बेचैनी से अपने होठ काटते हुए कमरे में टहल रही थी और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये शौर्य आखिर गया कहाँ? तभी अचानक उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखते ही उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। फोन उठाते ही उसकी आवाज धीमी और खतरनाक हो गई। बोलो, कौन सी अच्छी खबर देने वाले हो? सामने से उसे कुछ ऐसा सुनाई देता है कि उसके चेहरे पर शैतानी से मुस्कान आ जाती है और एक्साइटेड होकर वो बोली, वेरी गुड, तुम्हें इस काम के टाइम से करने के लिए अलग से बोनस भी मिलेगा। गुड जॉब। ये बोलकर मृणालिनी फोन कट कर देती है और नैना की तरफ देखते हुए बोली, अब शायद मुझे पता है कि शौर्य कहाँ भाग कर गया है। मृणालिनी की बात सुनकर नैना चौंकते हुए बोली, क्या सच में आपको पता है? वो फटाफट खड़ी होकर अपनी माँ के पास आकर बोली, मॉम बताओ ना, मेरा शौर्य कहाँ गया है? वो मुझे इस तरह से मंडप में बीच में छोड़कर कैसे चला गया? मृणालिनी ने नैना के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, उससे पहले एक जबरदस्त न्यूज है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे पहले देखो। मैं दिखाती हूँ, क्या पता तुम्हारा शौर्य यहाँ से भागकर वहीं गया हो। नैना कंफ्यूज होकर अपनी माँ को देखती है कि आखिर किस बारे में बात कर रही थी वो। तभी मृणालिनी ने अपना व्हाट्सएप ओपन किया, जिस पर अभी अभी एक वीडियो सेंड किया गया था। मृणालिनी उस वीडियो को नैना को दिखाती है, जिसे देखते ही नैना की आंखें फट जाती हैं। उस वीडियो में लाइव दिखाया गया था कि कैसे मेंटल असाइलम बम के एक जबरदस्त धमाके में उड़कर चकनाचूर हो गया। पल भर में सब कुछ जलकर खत्म हो जाता है। आग की लपटें, धुआं, चीखें और फिर सन्नाटा। नैना की सांसें रुक गई और बोली, ओह माय गॉड मॉम, ये क्या है? मृणालिनी ने वीडियो बंद किया और बड़े स्टाइल से बिस्तर पर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो मुस्कुराती हुई बोली, अरे रास्ते के सबसे बड़े कांटे को रास्ते से निकाल फेंका मैंने, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ये कहते ही मृणालिनी किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंस पड़ी। नैना अपनी माँ की ये बात सुनकर और भी शॉक्ड हो जाती है। वो डरती हुई बोली, मॉम डोंट टेल मी कि ये ब्लास्ट आपने करवाया है। मृणालिनी की आंखें चमक उठी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी शैतानी मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। नैना स्टंड थी। वो घबराती हुई बोली, लेकिन माँ, मैंने पहले ही डॉक्टर को पैसे दे दिए थे। वो आज रात मरने वाली थी। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मृणालिनी हल्का सा नैना के सर पर चपत लगाते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, तुम्हारे प्लान में फंसने के बहुत चांसेस थे। कल को शौर्य उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता और उसे जिंदा पाता तो फिर तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। नैना एकदम से सहम गई। मृणालिनी ने आगे कहा, तुम्हारा शौर्य इस लड़की से अफेक्टेड है नैना, बहुत ज्यादा। देखा नहीं तुमने उसकी मौत की खबर सुनते ही कैसे भागा? क्या तुम समझती हो कि वो तुम्हारे लिए ऐसा करता? नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार गुस्से में बोली, तुम आप कहना क्या चाहती हैं कि वो अलविना से प्यार करता है? मृणालिनी ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, लेकिन अब अफसोस की बात तो ये है कि कभी अलविना से प्यार करना तो दूर, मिल भी नहीं पाएगा। मृणालिनी ने इस बार नैना के कंधे पर हाथ रखा और उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, मैंने ये ब्लास्ट करवा के दो काम एक साथ कर दिए। एक तो अलविना को भी खत्म कर दिया और ऊपर से हमारे उस टॉर्चर करने के, डॉक्टरों को खरीदने के, उसे जान से मारने की प्लानिंग बनाने के सारे सबूत को आग में स्वाहा कर दिया। आखिर कौन सोच सकता है कि एक मामूली सी पागल लड़की को मरवाने के लिए इतना बड़ा ब्लास्ट करवाया गया है? कोई सपने में भी ये बात नहीं सोच सकता। इसलिए हमारे फंसने का कोई चांस नहीं है। शौर्य को कभी मालूम नहीं होगा अलविना के साथ क्या हुआ है वहां पर। और मजे की बात देखो कि अलविना की कहानी आज से हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये सुनकर नैना के चेहरे पर भी एक शैतानी सी चमक आ जाती है। वाह मॉम, आप सच में अमेजिंग हो। मैं तो कभी आपके जैसा बनने का सोच भी नहीं सकती। आप ग्रेट हो, आप सुपर हो। ये सुनकर मृणालिनी हंसने लगती है और नैना भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फाइनली जिस लड़की ने उनकी नाक में दम कर रखा था, वो इस दुनिया को टाटा बाय बाय करके निकल चुकी थी, ऐसा उन्हें लग रहा था। शौर्य अपनी गाड़ी लेकर मेंटल असाइलम के बाहर पहुंचता है। वो गाड़ी को इस तरफ पागलों की तरह ड्राइव करके लेकर आया था कि रास्ते में कई बार उसका एक्सीडेंट होते होते बचा है। ठीक उसी गाड़ी के पीछे अभय भी अपनी गाड़ी लेकर इस चिंता में आया कि कहीं शौर्य को कुछ हो ना जाए। असाइलम में पहुंचने के बाद शौर्य गाड़ी से निकलकर अंदर दौड़ता है। पूरा असाइलम जलकर राख हो चुका था। एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। लाशों को कफन पहनाकर एम्बुलेंस में डाला जा रहा था, जिसे देख के शौर्य का दिल पसीज गया और बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अलविना के साथ ऐसा नहीं हो सकता।
शौर्य अंदर दौड़ता है, लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही कुछ पुलिस वाले शौर्य को बाहर ही पकड़ लेते हैं। शौर्य लाख कोशिश करता है, लेकिन वो लोग कस के उसे पकड़ लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि अंदर काफी जगह पर अब भी आग जल रही थी। शौर्य का हाल एकदम से जैसे पागलों जैसा हो चुका था। इस बार वो पूरी जान लगा देता है, जिसकी वजह से वो पुलिस की पकड़ से छूट जाता है और अंदर भाग जाता है। अभय भी भागता हुआ शौर्य के पीछे पीछे पहुंच जाता है। शौर्य अंदर देखता है कि किस तरह से पूरा असाइलम जलकर राख हो चुका है। जगह जगह पर राख के ढेर जली हुई लाशें, न जाने क्या क्या पड़ा हुआ था जिसे देखकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। और उधर फाइनली अलविना, जोया और वो आंटी तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर अलविना उन्हें लेकर जाना चाहती थी। तभी अचानक अलविना की नजर अपने हाथ पर पड़ती है और वो जोर से चीख पड़ी, ओह माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया। अलविना के इस तरह से चीखने की आवाज सुनकर वो दोनों अलविना से बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई। अलविना आंटी और जोया की तरफ देखकर बोली, मेरा ब्रेसलेट मेरा ब्रेसलेट खो गया, शायद असाइलम में गिर गया। जोया कुछ सोचते हुए अलविना से बोली, वही ब्रेसलेट ना जो तुम्हारी मॉम की निशानी था तुम्हारे पास। अलविना हाँ में अपना सर हिला देती है। अपने हाथ से वो ब्रेसलेट खोया हुआ देख दुखी हो जाती है। आंटी अलविना के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर नरम आवाज में बोली, अलविना चिंता ना करो, सिर्फ ब्रेसलेट खोया है, तुम्हारी माँ का प्यार नहीं। अलविना अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। जो चीज पीछे छूट गई अब उस तक दोबारा जाया नहीं जा सकता। तभी अचानक आसमान में एक तेज आवाज गूंज उठी। हवाओं में हलचल मच गई, पेड़ों की पत्तियां कड़कड़ाने लगी, धूल का एक भंवर उठा। सभी की नजरें ऊपर उठ गई। जोया और आंटी का मुंह हैरानी से खुला रह गया। एक बड़ा और ब्लैक हेलीकॉप्टर आकाश से उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये क्या? जोया की आवाज डर से कांप गई, लेकिन अलविना के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में आशा की एक चिंगारी जगमगा उठी। अलविना खुशी से चिहुकते हुए बोली, वो आ गया, देखो आखिर वो आ ही गया। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरा और जमीन पर लैंड किया। उसके दरवाजे खुलते ही एक लंबा हट्टे कट्टे फिगर वाला आदमी बाहर निकला। काले शेड्स, टेलर ब्लैक सूट और एक खतरनाक आभा, जैसे कोई हॉलीवुड एक्शन हीरो हो। अलविना की सांसें तेज हो गई, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो आदमी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा, उसके कदम की आवाज जमीन पर गूंज रही थी। धीरे धीरे वो अलविना के सामने आकर रुका। फिर उसने अपने शेड्स उतारे। अलविना ने उस आदमी की आंखों में देखा और उसका दिल धड़क उठा। वो आदमी अब तक स्टोन फेस था, लेकिन अलविना को देखते ही उसके चेहरे पर एक नरम प्रोटेक्टिव फीलिंग आ गई। तुम? अलविना की आवाज भर्रा गई। वो आदमी अपनी बाहें फैलाता है। अलविना खुद को रोक नहीं पाती। वो दौड़कर उससे जाकर जकड़ लेती है। मुझे पता था तुम आओगे। वो उसकी छाती से चिपक कर फूट फूट कर रोने लगी। वो आदमी उसे कस कर गले लगाता है और फिर एक गहरी दमदार आवाज में बोलता है, चिंता मत करो, मैं अब यहाँ हूँ। जोया और आंटी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कंफ्यूज्ड। ये कौन है? जोया फुसफुसाती है, अलविना का कोई रिश्तेदार, बॉडीगार्ड या कुछ और। आंटी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन था ये शख्स? क्या शौर्य कभी जान पाएगा अलविना के जिंदा होने की सच्चाई? क्या ये रहस्यमयी आदमी शौर्य और अलविना के बीच आएगा? और क्या अलविना और शौर्य कभी फिर मिल पाएंगे, या ये आदमी उनके बीच एक नया मोड़ ले आएगा? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। अलविना उस आदमी के सीने से चिपकी हुई थी। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी। वो आदमी उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार से सहला रहा था, मानो एक खोई हुई चीज को फिर से पा लिया हो। आई मिस्ड यू भाई। अलविना के गले से एक कपकपी भरी आवाज निकली। वो और भी जोर से उससे लिपट गई, जैसे डर रही हो कि अगर छोड़ दिया तो वो फिर गायब हो जाएगा। जोया और आंटी ये दृश्य देखकर स्टंट थी। क्या ये अलविना का भाई है? जोया ने फुसफुसाते हुए पूछा। आंटी ने सिर हिलाया। हाँ, एक औरत को इतने प्यार से सिर्फ उसका भाई, पिता या पति ही संभाल सकता है। शायद ये इसका भाई ही है। जोया की आंखें चमक उठी। तो इसलिए अलविना हमें इस पहाड़ी पर लेकर आई थी, ये इससे मिलने आया है। कुछ देर बाद अलविना ने खुद को संभाला और अपने भाई से थोड़ा हटकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, वो नहीं आए? अलविना के भाई ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे। तुमने बुलाया और वो ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या अलवी? फिर वो एक कदम पीछे हटा। हेलीकॉप्टर का दरवाजा फिर से खुला। एक लंबा गंभीर चेहरा वाला बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को ही बदल दिया। काले सूट, सफेद बाल और एक ऐसी आंखें जो सीधे आत्मा तक झांक सकती थी। अलविना की सांसें तेज हो गई, उसके हाथ कांपने लगे। वो उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसके कोल्ड एक्सप्रेशंस ने उसे रोक दिया। भीष्म ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसके फटे कपड़े, घाव और डरी हुई आंखें। कुछ पलों तक वो चुप रहा, फिर उसने अपनी बाहें फैला दी। मामू। अलविना का गला भराया। वो दौड़कर उससे जा लिपटी और उसके सीने में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो आदमी कोई और नहीं, अमेरिका का एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन और यहाँ के रईस लोगों में से एक भीष्म रणावत था। भीष्म रणावत अलविना की माँ का बड़ा भाई है।
भीष्म राणावत की बहन समीक्षा राणावत, जो कि अलवेना की माँ थी, वो अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी करने के लिए घर छोड़कर अपनी फैमिली छोड़कर चली आई थी। उस दिन के बाद से भीष्म राणावत ने अपनी बहन की कभी खोज खबर लेने की कोशिश नहीं की और उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। सारी जिंदगी कभी दोबारा पलटकर अपनी बहन समीक्षा की शक्ल नहीं देखी। समीक्षा ने बहुत कोशिश की अपने भाई से मिलने की, लेकिन इन लोगों ने कभी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। ये तक नहीं देखा कि वो कहाँ और किस हाल में है, लेकिन खून तो आखिर खून ही होता है। अलवेना ने जब उन्हें फोन करके मदद के लिए बुलाया तो वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। भीष्म ने उसके सिर को प्यार से सहलाया। चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं, तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। अलवेना ने आंसू पोंछते हुए कहा, थैंक यू मामू, आप मेरे एक फोन पर आ गए, अगर आप नहीं आते तो मैं। भीष्म ने गंभीर आवाज में कहा, हमें नाराजगी तुम्हारी माँ से थी, तुमसे नहीं, पर खून खून होता है, जब खून पुकारे तो आना ही पड़ता है। भीष्म राणावत के साथ ये जो लड़का आया हुआ था वो कोई और नहीं, उसका बेटा और अलवेना का भाई लहूश राणावत है। तभी अलवेना ने आंटी और जोया की तरफ इशारा किया। मामू, ये दोनों वो हैं जिन्होंने मुझे मेंटल असाइलम से बचाया। हमारे निकलते ही पूरा असाइलम ब्लास्ट हो गया, अगर हम देर कर देते तो। ये सुनते ही इस बार लहूश राणावत की भौहें तन गई और वो बोला, क्या कहा, ब्लास्ट? जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया मैं उसे। नहीं भाई, मुझे बदला नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, इतना दूर कि ये सब यादें भी मेरे पीछे ना आए। भीष्म ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लहूश राणावत ने कहा, चिंता मत करो बहन, अब तुम अकेली नहीं हो, हम यहाँ हैं, तुम्हें किसी से डरने या भागने की जरूरत नहीं। चलो घर चलते हैं, वहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अलवेना ने अचानक ही भीष्म की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जिसे सुनकर शायद आप मुझसे नाराज हो जाएं। भीष्म की भौहें तन गई और बोला, क्या, जल्दी बताओ। एक लंबी सांस लेकर अलवेना ने हिम्मत जुटाई और बोली, मामू, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हवा में सन्नाटा छा गया। भीष्म और लहूश दोनों के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रण उभर आया। अलवेना ने नजरें झुका ली, उसकी आवाज कांप रही थी। अलवेना ने हिम्मत जुटाई और बात आगे बढ़ाते हुए बोली, मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है। मेरी सौतेली बहन नेहा ने किसी आदमी को पैसे देकर मेरे साथ, और जिस शौर्य ने मुझे मेंटल असाइलम भेजा उसने भी मेरे साथ वो सब किया, जिसकी वजह से ये बच्चा मेरे पेट में है। वो आगे नहीं बोल पाई, उसका गला भर आया और वो फिर से सिसकियां भरने लगी। लहूश का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, उसकी मुट्ठियां बंध गई, नसें उभर आईं और वो लगभग चीखते हुए बोला, मैं उन सबको मार डालूंगा। रुको, भीष्म ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अलवेना के आंसू पोंछे और धीरे से पूछा, क्या तुम ये बच्चा रखना चाहती हो या इसे? ये मेरा बच्चा है, अलवेना ने अचानक सिर उठाकर कहा। उसकी आंखों में एक नया जुनून चमक उठा था। वो फिर बोली, ये मेरे शरीर का हिस्सा है, चाहे जैसे भी आया हो, मैं इसे नहीं खोना चाहती। मामू, मैं जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, अगर इस बच्चे का एहसास नहीं होता तो शायद मैं वापस नहीं लौट पाती। भीष्म ने एक लंबी सांस ली, फिर उसने अलवेना के सिर पर हाथ रखा और उसे फिर से गले लगा लिया। ठीक है बेटी, तुम्हारी मर्जी। पर लहूश अभी भी गुस्से में था। डैड, अलवी के साथ जिसने भी ये किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भीष्म ने उसे एक तीखी नजर से देखा। इस वक्त तुम्हारी बहन को संभालना जरूरी है, बाकी हम बाद में देखेंगे, चलो वापस चलते हैं। लहूश सबको चॉपर में बिठाता है, उसके बाद चॉपर वहाँ से उड़ान भर लेता है। अलवेना एक आखिरी बार उस शहर को देखकर अपने मन ही मन में बोली, तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैं चाह रही हूँ, पर एक दिन लौट कर आऊंगी और तब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर दूंगी। गुड बाय शौर्य सिंह ओबरॉय। जल्दी ही चॉपर हवा में वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी ओर मेंटल असाइलम के खंडहरों के बीच शौर्य खड़ा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ राख और लाशों का ढेर था। उसके दिल में बहुत जोर से दर्द उठता है, उसका पूरा बदन कांप जाता है, उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। इतनी बुरी हालत, इतना खौफनाक मंजर देखकर शौर्य की आत्मा कांप उठती है। उसका दिल धड़क रहा था, मानो छाती फट जाएगी। वो रुआसी आवाज में बोला, अलवी, अलवी कहाँ हो तुम? वो हर लाश को पलट रहा था, हर चीखते हुए दर्द को नजरअंदाज करते हुए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर सच वही था जो उसकी आंखों के सामने था। सब कुछ खत्म हो चुका था और ये सब सिर्फ उसकी गलती की वजह से। हर तरफ सिर्फ लाशों के ढेर लगे हुए थे और शायद इन्हीं लाशों के बीच एक लाश उस इंसान की है जिसे शौर्य नहीं देखना चाहता था। ये सब सिर्फ उसकी बेवकूफी के कारण हुआ था, सिर्फ उसकी वजह से। अलवेना, जिसने आंख बंद करके उस पर भरोसा किया, अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, अपनी जिंदगी में उसे सबसे इम्पोर्टेंट दर्जा दिया, उस लड़की को आज इस हालत में पहुंचाने वाला वही है। शौर्य का दिल धड़क रहा था, तेज, अनियंत्रित, जैसे छाती फट जाएगी। वो खंडरों के बीच अलवेना को ढूंढ रहा था, हर लाश को पलट रहा था, हर राख के ढेर को खरेच रहा था। तभी उसके पैर के नीचे कुछ चमकता हुआ दब गया। वो झटके से पीछे हटा और नीचे देखा, एक ब्रेसलेट, अलवेना का ब्रेसलेट। उसकी सांसें रुक गई, दुनिया थम सी गई। नहीं 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 नहीं। उसने उसे उठाया, उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो ब्रेसलेट जिसे उसने खुद अलवेना को दिया था,
वही जिस पर A+S कुरेदा हुआ था। तुम ऐसे नहीं जा सकती, वो चीखा। आवाज आसमान से टकरा गई। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। शौर्य इतनी जोर से चिल्लाया है कि मानो धरती हिला देगा। अभय दौड़ कर आया और उसे पकड़ लिया और उसे डांटते हुए बोला, तुम्हारे हाथ जल गए हैं, देखो। पर शौर्य अपनी दुनिया में खोया हुआ था और लगातार एक ही रट लगाए बैठा था। ये ऐसे नहीं जा सकती, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो फिर से खड़ा हुआ और राख के ढेरों में हाथ डालने लगा, जैसे कोई कब्र खोद रहा हो। अलवी, मैं तुझे ढूंढ लूंगा, ढूंढ लूंगा। शौर्य जोर जोर से चिल्लाता रहा। उसे देखकर कोई भी बोल सकता था कि शौर्य इस वक्त अपनी मानसिक हालत खराब कर चुका है। उसकी आवाज टूट रही थी। तुमने मुझे बर्बाद किया, मैंने तुझे बर्बाद किया। बदला लेना था ना तुझे, ऐसे कैसे चली गई? वापस आओ, वापस आओ। अभय ने उसे जोर से झकझोरा। बस करो, वो नहीं लौटेगी, शौर्य ने चीख कर कहा। नहीं, वो नहीं जा सकती, वापस आओ, वापस आओ। उसकी आवाज हिचकियों में बदल गई। रेस्क्यू टीम के लोग हैरान थे। ये वही शौर्य था जो कभी भावनाओं से दूर रहता था। शौर्य का ये पागलपन देखकर वहाँ रेस्क्यू टीम वाले सब लोग काफी ज्यादा हैरान थे। सबको बहुत बुरा लग रहा था। शौर्य चीखा, तुम ऐसे नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। तभी शौर्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शौर्य का शरीर लड़खड़ाया और वो बेहोश होकर गिरने लगा। शौर्य! अभय ने उसे झपट कर पकड़ लिया, पर शौर्य की आंखें बंद हो चुकी थी। ये अचानक शौर्य को क्या हो गया? क्या शौर्य को पता चलेगा कि अलविना जिंदा है? क्या वो